Audio Jungle. नमस्कार साथियों, आज की बार डॉक्टर आलोक यादव के साथ सत्य नजर पे आपका पुनः स्वागत है। साक्षात्कार की द्वितीय श्रृंखला में मैं आपका जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व से मैं परिचय कर रहा हूं, उनका छोटा सा संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप अपने संपूर्ण जीवन काल में समाजवादी रंग को आज तक ओढ़े हुए हैं। जिले में हर समय भरसक ये प्रयास करते रहते हैं कि समाजवादी रंग को और अधिक मजबूत और चटक बनाया जाए। आपके पिता ब्लॉक प्रमुख रहे, आपके माताजी भी ब्लॉक प्रमुख रहे, वो भी समाजवादी रंग में हमेशा रंगे रहे। आपकी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी समाजवादी रंग को ही पसंद करती हैं। इसके साथ साथ आप कई प्रदेश की बड़ी संस्थाओं से, शैक्षणिक संस्थाओं से, समाज सेवी संस्थाओं से, अखिल भारतीय जनसेवा और या फिर हम कहें कि अखिल भारतीय लोधी महासभा के आप प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। आप बहुत सारा सामाजिक काम करते हैं। तो आज मैंने आपको आमंत्रित किया है, मैं स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं और रवि राजपूत जी का, और उनसे बातचीत की श्रृंखला को मैं प्रथम प्रश्न के साथ प्रारंभ करता हूं। आपका स्वागत है सर। आपके लिए पहला प्रथम प्रश्न है जो बड़ा पूछा जाता है कि आपने समाजवादी रंग को क्यों अपनाया और समाजवाद को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं सर? डॉक्टर साहब, समाजवादी रंग एक सभी समाज के लोगों को लेकर चलने वाला रंग है और इसमें वंचित, पिछड़े, शोषित, छात्र, बेरोजगार, नौजवान, किसान सभी की बात कही जाती है। तो चूंकि हमारे खून में बसा हुआ है कि हम सभी के समाज के सभी लोगों का उद्धार करें और सभी की समस्याओं का निराकरण करें, इसी विचारधारा से प्रेरित होकर के हम समाजवादी रंग में लगे हुए हैं। लोकतंत्र के आज एक बड़ा प्रश्न हो गया है कि लोग, आपका राजनीतिक दल भी और प्रमुख विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तो आपके हिसाब से लोकतंत्र के सही मायने क्या हैं और कैसे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, आप उसको वस्तुतः हमें बताएं। लोकतंत्र कमजोर की बात जहाँ तक आ रही है तो अभी दिखाई पड़ रहा है कि बेचारा किसान सड़कों पे है। 110 दिन हो गए हैं, उसकी समस्या का कोई समाधान सरकार के पास नहीं है। अब वो या तो समाधान करना नहीं चाहते हैं। कल ही देखिए, कल परसों से 2 दिन से बैंक कर्मचारी बेचारे सड़कों पे हड़ताल पे आ गए हैं। उन्होंने डुगडुगी पीटी कि अब देश में सब कुछ बिक रहा है, बैंकें बिक रही हैं, रेलवे बिक रहा है, इस तरीके की बातें आ रही। तो मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र में अब अपनी बात कहने का लोगों को अधिकार नहीं है, या तो सरकार सुनना नहीं चाहती या उन्हें जानबूझ करके नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र कुछ खतरे में है। तो लोकतंत्र के खतरे को आप सकारात्मक बनाने का प्रयास क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र को यही है कि लोकतंत्र खतरे से बचने के लिए हम लोग एक ऐसी चुनी हुई सरकार, चूंकि चुनी हुई सरकार है, मैं ये नहीं कह रहा, उस पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन चुनी हुई सरकार को जो लोकतंत्र, जहां से हम लोग भारतीय संविधान की मूल धारणा है कि हम सबके साथ सब न्याय करेंगे। तो हमारा जब किसान नहीं चाहता है कि किसान बिल जो है वो पास किया जाए, तो आप जबरदस्ती क्यों थोपना चाहते हैं? बैंक कर्मचारी नहीं चाहते हैं, वो आप ईमानदारी से, निष्ठा से निजीकरण कर रहे हैं आप लोग जबरदस्ती। तो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं लोकतंत्र मजबूत करने के लिए लोगों को भी मजबूत करना चाहिए, और लोकतंत्र मजबूत तभी हो सकता है जब सभी की बात सुनी जाए। बिल्कुल सही है। आपसे अगला प्रश्न ये है कि 110 दिन से अधिक हो गए हैं दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर किसान धरनारत आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग भी बीच बीच में सक्रिय भूमिका अपनी अदा करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका और आपके राजनीतिक दल का किसान आंदोलन के बारे में क्या राय है और क्या आप इसकी भूमिका को देखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम लोग किसान हैं, इसके बाद हम लोग किसी दूसरे दल से हम जुड़ना बात की बात है, लेकिन मूल रूप से हम लोग किसान हैं। और किसानों की पीड़ा एक किसान समझ सकता है, और समाजवादी पार्टी के लोग, या मैं समझता हूँ और सभी विपक्षी दल के लोग पहले से ही किसानों के साथ थे, उनकी पीड़ाओं के साथ थे। लोग, चूंकि हम लोग पहले इसलिए नहीं जुड़े कि लोग, सरकार के लोग कहीं उसे राजनीतिक रंग ना दे दें, तो हम लोगों ने पीछे जब उनकी समस्या ज़्यादा बढ़ती गई तो हम लोग उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। हम लोग गांव-गांव जाकर के किसानों की समस्याओं के बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं। तो ये जो कृषि बिल है, जो जबरदस्ती थोपा जा रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो जबरदस्ती सरकार थोपे और किसानों की बात मान करके बीच का रास्ता निकाल ले। ये देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि शुरुआत में आपका दल और आप किसान आंदोलन के साथ इसलिए नहीं आ रहे थे कि चूंकि देश में एक ट्रेंड चल रहा था, छात्र आ रहे थे तो उन्हें अरबन नक्सली कहा जा रहा था, मुसलमान हो रहे थे उन्हें पाकिस्तानी कहा जा रहा था। तो ऐसे ही किसानों पर राजनीतिक आरोप लगा के उनके आंदोलन को कमजोर ना कर दिया जाए,
इसलिए अभी तक शायद आपकी पार्टी नहीं आई थी। यही कहना आप चाह रहे थे। जी। हाँ, चलिए अब आप लोग उनके साथ खड़े हैं, तो अगला मेरा ये प्रश्न है कि अभी एक मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पत्रकार के साथ दुराचार या दुर्व्यवहार की बात वहां पर आई, तो आप उसे किस संदर्भ में देखते? क्या खबर फर्जी थी, क्या थी? डॉक्टर साहब, देश की ज़्यादातर मीडिया ने केवल उसी खबर को दिखाया जहां पत्रकार चोटिल हुआ है, लेकिन क्या ये खबर नहीं चलनी चाहिए कि देश का एक वीआईपी पर्सन जिसको जेट श्रेणी की सुविधा मिली हुई है और उसके साथ एक पत्रकार के जाकर के उसके साथ अभद्रता करे, जबरदस्ती करे, उसके साथ धक्का मुक्की करे, ये कहाँ लोकतंत्र? तो असली मायने में यही खतरे में हो जाता है कि अगर बिना मर्जी के आप जबरदस्ती किसी के घर में घुस रहे हैं, जबरदस्ती आप बिल थोप रहे हैं, उसी तरीके ठीक जबरदस्ती आप किसी के इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और आप दूसरा पहलू भी देख करके, ये मीडिया को दूसरा पहलू भी दिखा करके अपना काम करना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन एक चीज यहाँ दिक्कत ही आ गई है सर कि मीडिया संस्थानों ने तो अपने द्वारा ये फैला दिया था, उन्होंने वो आधा वीडियो दिखाया जिसमें पत्रकार चुटैल हुआ, लेकिन वो आधा वीडियो नहीं दिखाया जिसमें वो पत्रकार दुर्व्यवहार एक राष्ट्रीय नेता के साथ कर रहा था। तो इनसे निपटने की आपकी कोई कार्य योजना, अपनी मीडिया खड़ी करने की, अपना चैनल बनाने, ऐसी कुछ नहीं आप रखते? डॉक्टर साहब, हम लोग बहुत छोटे दर्जे के लोग हैं, हम लोग तो बस विश्वास करते हैं। मैं जानता हूं कि देश पूरा देख रहा है और देश पूरा जानता है कि ये एक प्री प्लान्ड है, ये हमारे नेता को बदनाम करने की साजिश है। और आने वाले समय में अगर यही रहा तो ऐसी जो मीडिया सरकार के केवल फेवर में बोलती है और सही जो आकलन नहीं कर पा रही है, हम लोग आने वाले समय में ऐसी मीडिया को देखना भी बंद कर देंगे। और आने वाला समय अगर आएगा तो हम लोग नई दूसरी मीडिया को सामने लेके आएंगे। आप चूंकि एक शिक्षाविद भी हैं, आप प्रबंधक हैं कन्या इंटर कॉलेज याकूबपुर के, तो आपसे एक प्रश्न पूछना बड़ा लाजमी होगा कि शिक्षा व्यवस्था पे जैसे प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं कि कमजोर हो गई, बजट कम हो गया है, तो ऐसे प्रश्न कहाँ तक सही हैं और शिक्षा व्यवस्था को वर्तमान संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था इसलिए, चूंकि शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादातर तो पूंजीपतियों के हाथ में है और हम लोग गरीब जो निचले तबके के लोग हैं वो इसलिए शिक्षा अपने बच्चों को दिलाते हैं कि हमें कुछ आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या वैसे हम लोग आगे निकले। तो सरकार, इससे पहले जो सरकारें नहीं हैं उन्होंने बच्चियों को साइकिल दी है, कन्या विद्याधन दिया है, लैपटॉप दिया है, लेकिन इस सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है। तो एक जो लालसा थी लोगों को पढ़ने की, आगे बढ़ने की, वो लालसा धीमे धीमे खत्म होती जा रही है और बजट भी कम किया जा रहा है। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि अभी बच्चों के साथ में या शिक्षा व्यवस्था के साथ में न्याय हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात अभी जी ने कही है कि भारत एक असमानताओं से भरा देश है। यहाँ सभी युवाओं के पास पूरे संसाधन नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक और अच्छी से अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर लें। आपके राजनीतिक दल ने लैपटॉप और ये बांट के शायद उसी ओर कदम बढ़ाया था। जी। हाँ, तो आप कहना चाहते, एक और शिक्षा व्यवस्था से ही मैं लेना चाहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था में जो नकल की नवीन संस्कृति इजाद की गई है, या कहें कि शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम में दोष जो उत्पन्न किए जा रहे हैं, इससे युवाओं का भविष्य क्या होगा? अब युवा तो मुझे लग रहा है कि जो आने वाला पाठ्यक्रम है, देश की जो नौजवान है पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए बिल्कुल अंधकार में ही है। जीवन उसका कहीं उज्जवल दिखाई नहीं पड़ रहा है। और अगर इसी तरीके की व्यवस्था बनी रही तो हमारा आगे आने वाला जो नौजवान है वो बिल्कुल सड़कों पे और चौराहों पे घूमता नजर आएगा। कोई रोजगार परक व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो आपके हिसाब से प्रदेश की और जिले में समस्याएं क्या हैं फिर? बहुत सारी समस्याएं हैं। आज देखिए किसान का है, जब अभी पिछली बार है किसानों को सही मूल्य नहीं मिला। ये जिला औरैया के किसानों ने भी बहुत आंदोलन किए। एमएसपी का नहीं मिला। हाँ, एमएसपी का कोई आप समझ लीजिए 900 रुपये गेहूँ धान बिक रहा है और हम 1885 रुपये 87 रुपये का बैनर लगा के घूम रहे हैं। आज भी किसान बेचारा, आज भी गेहूँ का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और किसान अभी भी देखिएगा आप, आने वाले समय में किसान दर ठोकरें खाएगा और वही बिचौलियों के हाथ में छोटी पूंजी पे अपना किसान धान बेचने, गेहूं बेचने मजबूर हो जाएगा। तो किसान ही एक समस्या आपकी नजर से? नहीं, किसान है, बेरोजगार है, नौजवान है, सब सड़कों पे है। आप समझ लीजिए क्या विकास की योजना है बताइए आप। हम सरकार कहती है मैंने इतना रोजगार दे दिया, रोजगार को दिखाई पड़ना चाहिए ना, दिखना चाहिए। अब जो रोजगार आपने दिया वो दिखना तो चाहिए। इससे पहले क्या सरकारें नहीं बनती थी? इससे पहले सरकारें बनती थी, सभी लोगों को रोजगार दिया जाता था, कभी किसी का नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता था। आज अगर आपने 335 खंड शिक्षा अधिकारी आपने बना दिए तो मंत्री उसको एक नियुक्ति पत्र बांट रहा है। क्या मैसेज है?
300 की वैकेंसी में आप नियुक्त पत्र मंत्रियों से बंटवाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उठाई है रवि जी ने कि एमएसपी का ढिंढोरा तो पीटा जाता है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसान की चीजें नहीं खरीदी जाती और दलाल एक बीच में बड़ा माध्यम होता है। ये आपके द्वारा आरोप है और मैं इसकी सत्यता अभी कोई प्रमाणित नहीं कर सकता हूँ। इसके साथ मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि एक बड़ा भ्रमित वातावरण हो गया है हम लोगों के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में, जातियों के बीच में, और समाजवाद जहाँ तक मैं जानता हूँ ये कहता है कि इन सब चीज़ों को समानता पे आपस में भाईचारे को स्थापित करना चाहिए। तो आपका दल और आप कैसे उस भाईचारे को जिंदा करने का आप प्रयास करें? डॉक्टर साहब, इस देश को बनाने में, इस देश को सजाने में, इस देश को संवारने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का योगदान है बराबर का। बिल्कुल। और हम केवल एक व्यवस्था लेकर, हिंदूवादी व्यवस्था लेकर के इस देश को नहीं चला सकते। और हमारा भारतीय संविधान भी सभी को समान अधिकार देता है, धर्मनिरपेक्ष देश है, वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस देश की, जिन्होंने इस अपने अपने खून से इस देश को सींचा है, उन्हें सभी को रहने का अधिकार है, उन्हें सभी अपने बात कहने का अधिकार है, उन्हें जीने का अधिकार, उन्हें इस देश में पलने, पढ़ने, पोषने और बढ़ने और अपने अधिकार लेने का अधिकार है। इन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर के हम लोग आगे चल सकते हैं, तभी हम देश आगे ले जा सकते हैं। केवल एक व्यवस्था से, केवल हम हिंदूवादी व्यवस्था लगा करके अपना देश आगे नहीं ले जा सकते। अक्सर ये देखने में आ रहा है जी कि युवा रोजगार मांगने की जगह पे जी वो एक नए राष्ट्र की संकल्पना कर रहा है जी। और जो हमारा बुजुर्ग पीढ़ी भी है वो ऐसे भ्रमित चीजों को स्थापित करके धार्मिक या अन्य चीजों की ओर बढ़ती चली जा रही है। आप विकास का मतलब क्या धार्मिकता या जातीयता या ऐसे पूर्वाग्रह मानते हैं, या विकास का कुछ और भी मतलब आप मानते हैं? डॉक्टर साहब, अभी भी हम लोग इस सच्चाई पे हैं कि हमारा देश अभी भी अशिक्षा से गुजर रहा है। हम लोग, बहुत सारे लोग, देश में बहुत सी जनसंख्या अशिक्षित है, और अशिक्षित लोगों को जो भी बता दिया जाए वही उसको शिक्षा का माध्यम मान करके आगे बढ़ते हैं। सही मायने में उनको भी पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या है, विकास का सही मायने क्या है। जिस गाँव में कोई गली, खड़ंजा, सड़क, नाली और नल नहीं है, उनके लिए कुएं का पानी ही सबसे बड़ा विकास है। तो उनके लिए अगर कुएं के पास किसी देवी देवता को स्थापित कर दिया जाए तो वो उसे ही भगवान मानते हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश में सभी को आगे बढ़ने के लिए, उनके विकास के एक नए मार्ग को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि किसी एक विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए। विकास सही मामले में तभी हो सकता है जब सभी का विकास हो, उसका आर्थिक स्तर ऊंचा उठे, उसका शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठे, उसका राजनीतिक स्तर ऊंचा उठे, यही सही मायने विकास होगा। एक आपसे व्यक्तिगत मैं ये जानना चाहूंगा, आप याकूबपुर में विवाद रूप से एक नेता के रूप में उभरे हैं जी। जब हर जगह आपके राजनीतिक दल को शिकस्त मिल रही थी जी। तब भी आप एक मजबूत आधार स्तंभ के रूप में अपने उस जगह पर ब्लॉक में आप स्थापित बने रहे। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है? डॉक्टर साहब, चूंकि हमारे पास एक पूंजी है कि हमारे जो पिताजी थे उन्होंने बिना किसी सोच के सभी लोगों के साथ में समान रूप से व्यवहार किया, और स्पष्ट छवि थी, ईमानदार छवि थी। और एक आपको जान के अचंभा होगा कि मेरे पिताजी और माताजी जब भी ब्लॉक प्रमुख रहे तो कभी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी। वो जब भी ब्लॉक प्रमुख हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्लॉक प्रमुख बने। और मैं भी, मेरी पत्नी चूंकि आज जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी जब जिला पंचायत सदस्य बनी तो आप समझ लीजिए किन परिस्थितियों में हम लोग गुजर कर आए। बहुत सारे फर्जी मुकदमे लगाए गए, आपको तो पता है इन सब परिस्थितियों में। और मैं लोगों के दुख में, सुख में हमेशा साथ रहता हूँ। कोई भेदभाव नहीं है, 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। मेरा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है, मैं सभी के साथ समानता का व्यवहार करता हूँ। ये हमारी छोटी सी पूंजी है। बहुत अच्छी बात है कि आप विशुद्ध रूप से राजनीतिक हैं। आप अपने दिन का अधिकतम से अधिकतम समय लोगों की सुख दुख बांटने में ही गुजार देते हैं। और एक अंतिम सवाल जो मेरा हर युवा जानना चाहता है, युवा में भटकाव बहुत मुझे देखने को मिलता है जी। तो आप युवाओं को क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि वो सच की राह पर आए और सही मुद्दों को, बेरोजगारी, गरीबी, इन सबको चुने और नए राष्ट्र के विकास की ओर बढ़े? मैं केवल एक युवाओं से यही संदेश देना चाहता हूं कि जो युवा आज केवल मोबाइल की मीडिया में जो घुसा हुआ है, इससे दूर निकल करके पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करे, किताबों को पढ़े और जाने कि इस देश का इतिहास क्या है, किन किन लोगों ने कुर्बानी की है, कौन कौन से लोग इस महान भारत को बनाने में किन किन लोगों की भूमिका रही है। जब तक आप उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोगों को जो भी बताया जाए
जाएगा उसे आप असली मान करके आगे बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि आप आगे पढ़ें, आगे खूब पढ़ें और आगे बढ़ें, तभी देश, जब आप इतिहास के बारे में जानेंगे, जब आप देश के बारे में जानें, जब आप महान व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, तभी देश में आप आगे निकल सकते हैं और देश का सही विकास आप कर सकते हैं। अर्थात आपका कहने का मतलब है कि व्हाट्सएप और फेसबुक की मिथ्या जानकारी से निकल के आपको सही जानकारी के लिए आपको विभिन्न स्रोत, आपको किताबी या पुस्तकीय ज्ञान इजाद करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही आपका है जी। आपके साथ बात करके सच पे नज़र पे बहुत अच्छा लगा और मैं विश्वास करता हूँ कि हम लोग फिर एक बार इसी स्टूडियो में मिलेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद। ठीक है।